नेक्स्ट मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और ये नोट्स मैंने जेसी यूनिवर्सिटी से गेट किए हैं कि आपने जो है ना पेपर की तैयारी किस तरह करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। क्लास, आज के इस एपिसोड में हम लोग सी शार्प को लर्न करेंगे। कबल इसके कि मैं कोडिंग स्टार्ट करवाऊँ, सबसे पहले हमारे पास कुछ रीजंस का होना ज़रूरी है। वाई सी शार्प, सी शार्प को हम क्यों सीखें, हम अपना कीमती टाइम इस पे क्यों इन्वेस्ट करें। पहली रीज़न कि सी शार्प की मदद से हम लोग तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग चाहें तो विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज फॉर्म एंड WPF, विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये दोनों ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिनकी मदद से हम लोग विंडोज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट गाइस, सी शार्प की मदद से हम लोग चाहें तो वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ASP.NET, MVC फ्रेमवर्क एंड ASP.NET कोर। आप लोग चाहें तो ASP.NET कोर को यूज कर सकते हैं या ASP.NET विद MVC फ्रेमवर्क। इनके साथ आप लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। गाइस, वेब एप्लीकेशन को हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कहते हैं, और विंडोज एप्लीकेशन को हम लोग डेस्कटॉप या ऑफलाइन एप्लीकेशन भी कहते हैं। विंडोज एप्लीकेशन हम इसलिए कहते हैं कि ये वो एप्लीकेशन हैं जो विंडोज पे रन होती हैं। फॉर एग्जांपल, VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो प्रोडक्ट्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी की सारी क्या है, बेसिकली ये विंडोज एप्लीकेशन है। तो ये विंडो एप्लीकेशन सी शार्प से बनती है, ठीक है। इसके बाद वेब एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे रन हो सके, उनको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो सी शार्प की मदद से आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, और सी शार्प की मदद से आप लोग वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे ऑनलाइन जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। नंबर 3, सी शार्प की मदद से आप लोग चाहें तो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी और iOS भी बना सकते हैं। और क्या चाहिए आपको। इसके अलावा लाइब्रेरीज, और आपको पता है लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं। अगर हम लोग अपने कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी बना लेते हैं। और इस लाइब्रेरी की खूबसूरती ये है कि एक लाइब्रेरी और उसमें जो भी कोड है वो आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं आप लोग। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस वक्त हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0, बट आने वाले दिनों में वेब 3.0 यूज होगी। और वेब 3.0 का मतलब है कि आपका ये जो सारे का सारा सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगा। और आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है फिलहाल वो ब्लॉकचेन पे ही तो काम कर रही है। तो मजे की बात यह है कि सी शार्प की मदद से जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो भी डेवलप की जाती है। इसके अलावा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का ये मतलब है कि सी शार्प का जो कंपाइलर है, जो इसकी कोडिंग है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पेश आती। नेक्स्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि सी शार्प की एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सम टाइम हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो नीचे मेंशन हो रहा होता है फॉर विंडो, फॉर मैक, ठीक है, फॉर लिनक्स। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा हटके है तो एप्लीकेशन की टेंशन पड़ जाती है। कुछ एप्लीकेशन विंडो पे एग्जीक्यूट होती हैं तो वो मैक पे नहीं चलती, कुछ मैक पे चलती हैं तो वो विंडो पे नहीं चलती। बट सी शार्प ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इसकी मदद से जो बनी हुई एप्लीकेशन है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म फ्री होती हैं। नेक्स्ट, सी शार्प के जो डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थी कि हम लोग सी शार्प को क्यों लर्न करें। अब हम चलते हैं एक्चुअल काम की तरफ। क्लास,
सी शार्प के साथ खेलने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो, जिसे हम आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, होना बहुत ज़रूरी है। सी शार्प को कंपाइल करने वाला कंपाइलर विजुअल स्टूडियो के पास मौजूद होता है। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो की पहचान ये है कि ये एक ऐसे कमाल की वेरी रिच आईडीई है। 40 प्लस लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है, सी शार्प को। और इवन एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, सी शार्प की मदद से आप लोग मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके अलावा क्या चाहिए इससे, ठीक है। तो ये सारे का सारा फुल पैकेज हमें विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो जस्ट गाइस आपने यहाँ पे सर्च करना है कंसोल, ठीक है जी। बट ध्यान रहे, कंसोल ऐप, तो ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, हम इसको अप्रोच करेंगे फ्रेमवर्क को, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, यहाँ पे गाइस आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नाम क्या रख लिया, सी शार्प बेसिक। यहाँ से आप लोग गाइस चाहें तो लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। क्रिएट, क्रिएट ए प्रोजेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके सिंटैक्स को। यहाँ पे गाइस कुछ नेम स्पेसेस हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ये तमाम की तमाम नेम स्पेसेस नहीं चाहिए, ठीक है। इनकी ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हमने इनके रिलेटेड कोई क्लास यूज़ करनी हो। बेसिकली आप इसका मतलब समझ लें कि नेम स्पेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। होता यह है कि सी शार्प के अंदर हमने एक हायरार्की बनाई है। ये सी शार्प की हायरार्की है क्या, कि सबसे ऊपर हमारे पास होती है असेंबली, ठीक है जी। सबसे ऊपर असेंबली होती है, और असेंबली में क्या होता है, नेम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। असेंबली, असेंबली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस। वैसे असेंबली की जो लिटरल डेफिनेशन है वो आप लोगों ने पढ़ ली हुई है, ठीक है, हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी हैं। बट अब मैं थोड़ी सी नॉन टेक्निकल गुफ्तगू कर रहा हूँ। असेंबली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस। इसके बाद नेम स्पेसेस, नेम स्पेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नीचे आ जाए, क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मेथड्स। बस ये बात खत्म हो गई। ऊपर से नीचे आए तो सबसे ऊपर क्या होती है, असेंबली। असेंबली को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर फॉर रिलेटेड नेम स्पेसेस, ठीक है जी, कंटेनर फॉर रिलेटेड नेम स्पेसेस। इससे नीचे आ जाए तो नेम स्पेस क्या होती है, कंटेनर फॉर रिलेटेड क्लासेस, ठीक है जी। इससे नीचे आ जाए तो क्लास क्या होती है, कंटेनर फॉर रिलेटेड डाटा एंड मेथड्स, ठीक है। तो सिंपल हायरार्की ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। असेंबली, असेंबली के बाद नेम स्पेस, नेम स्पेस के बाद हमारे पास क्लास। अच्छा, आप असेंबली बना के उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इस पे क्लास में एक प्रैक्टिकल कर भी चुके हैं कि हमने एक डायनामिक लिंक लाइब्रेरी बनाई थी। देन हमने क्या किया था, रेफरेंस से उसका रेफरेंस ऐड किया था। फर्दर हमने यूजिंग और उस जो असेंबली थी उसको इंपोर्ट किया था। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने असेंबली इंपोर्ट की है। कौन सी असेंबली, बाई यूजिंग सिस्टम, ये मेरी असेंबली का नाम है। कौन सी असेंबली, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। अब इन असेंबलीज में क्या होंगी, नेम स्पेसेस होंगी। नेम स्पेसेस में क्या होगा, क्लासेस होंगी। क्लासेस में क्या होगा, डाटा और मेथड्स होंगे, ठीक है। तो ये हम ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, इसको ना बिल्कुल मैं जरा सिंपल करता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना मेन फंक्शन पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, लिख लिया। इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप F5 से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जब कंपाइल किया तो एक कंसोल विंडो मेरे सामने आई और फौरन गायब हो गई। उसकी रीज़न ये है कि सी शार्प में हमें
कंसोल विंडो को होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये चीज मेरी स्क्रीन को रोक के रखेगी। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ नजर आ रहा है। अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज गाइस नोटिस कीजिएगा, जैसे ही मैं कंसोल डॉट राइट यहां से करता हूं रिमूव, ठीक है, तो ऊपर से यूजिंग सिस्टम भी जो है ना वो डल हो जाता है। बट जैसे ही मैं कंसोल डॉट राइट को अगेन लिखता हूं, तो ऊपर देखिएगा यूजिंग सिस्टम डार्क हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता चल रहा है कि भाई ये जो कंसोल है ना, जो कंसोल है इसका जो ताल्लुक है वो यूजिंग सिस्टम से है। यानी कि कंसोल इस असेंबली की क्लास है। ठीक है, कंसोल किस असेंबली की क्लास है, इस असेंबली की। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले कंपाइलर वो कहता है मैं नहीं जानता कंसोल क्या है। तो हम कहेंगे नहीं जानते, तो यूजिंग सिस्टम से जाके पूछ लो। तो यूजिंग सिस्टम में इस कंसोल की डिटेल मौजूद है। ठीक है, इस कंसोल की जो डिटेल है वो कहाँ पे मौजूद है, यूजिंग सिस्टम में। तो कंपाइलर यूजिंग सिस्टम के पास जाएगा और वहां पे कंसोल डिक्लेयर भी किया गया, डिफाइन भी किया गया। आपको पता है हमारे पास लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में हर चीज का डिक्लेयर होना भी और डिफाइन होना भी जरूरी है। अदरवाइज कंपाइलर तो पहचान नहीं सकता कि ये क्या चीज है। तो हमने यहाँ पे तो मैंने कंसोल को डायरेक्ट यूज किया ना, बट यूजिंग सिस्टम के अंदर इसकी तफसील मौजूद है, कंपाइलर जाके देख लेगा। ठीक है, इसलिए यूजिंग सिस्टम जो है ना वो डार्क हो चुका है कि ये इस सिस्टम की क्लास है। कंसोल ये हमारी चूंकि कंसोल क्लास का नाम है, डॉट राइट ये मेथड है किस क्लास का, कंसोल क्लास का। ठीक है, अच्छा क्लास, इसके बाद ये हमारे पास ये हमारे प्रोजेक्ट की नेम स्पेस है जिसका नाम क्या है, सी शार्प बेसिक। और आप लोग अगर यहाँ पे नोट करें तो मेरे प्रोजेक्ट का भी क्या नाम है, सी शार्प बेसिक। ठीक है, तो ये एक नेम स्पेस है। अगर बिल फर्ज मैं इस नेम स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो गाइस बिल्कुल मेरा प्रोग्राम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं अगर चाहूँ ना तो मजीद सिंपल कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ना डर ना जाए इतना लेंथी कोड देख के। ले जी, बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने कोड को, सिंपल। एक ही मैंने असेंबली यूज की है यूजिंग सिस्टम वाली, और उसके बाद एक ही मेरे पास क्लास है, उस क्लास का क्या नाम है, प्रोग्राम। और इस क्लास में मेरे पास एक ही मेन फंक्शन है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने नेम स्पेस तो खत्म कर दी है, क्लास क्यों नहीं खत्म की। ये नहीं खत्म कर सकता, क्यों भला, सी शार्प का असूल है। सी शार्प का असूल ये है कि एक प्रोग्राम में एक क्लास का होना जरूरी है। अगर आप लोग एक भी क्लास नहीं लेते तो इट्स मीन के प्रोग्राम जो है ना सी शार्प का एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है कि भाई सी शार्प प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी शार्प प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें अगर आपने हेलो वर्ड भी प्रिंट करना है ना, सिंपल आपने एक डॉट भी प्रिंट करना है तो उसके लिए भी क्लास लेनी पड़ेगी, एक डॉट के लिए भी क्लास लेनी पड़ेगी। यही फर्क होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में और नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ना सी प्लस प्लस के बारे में, एक्चुअल में सी प्लस प्लस से पहले थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि सी लैंग्वेज में आप क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन हुई तो सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस प्रोसीजरल भी थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी थी, यानी कि उसमें हम लोग प्रोसीजरल वाला सारा काम भी कर सकते थे और क्लासेस भी बना सकते थे। फिर नेक्स्ट जो जमाना आया वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जमाना आ चुका है। उन्होंने कहा भैया प्रोसीजरल का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, आपने डॉट भी प्रिंट करना तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने जो है ना सी शार्प का सिंटैक्स सिंपल करके दिखा दिया आपको। यूजिंग सिस्टम मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट राइट, कंसोल मेरी क्लास है, राइट मेरा मेथड है। तो इस असेंबली के पास सारी की सारी डिटेल मौजूद है। इसके अलावा मैंने क्लास ली प्रोग्राम, इसलिए कि सी शार्प में एक क्लास का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्लास प्रोग्राम के बाद आपको पता है हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ गई,
अब यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है, और ये बात भी पता है आपको गाइस, कंपाइलर सबसे पहले आता है तो कहाँ पे आता है, मेन फंक्शन पे आता है। मेन फंक्शन से कंपाइलर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूशन करना, वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट करता है। तो ये मेरा वाइट में मेन फंक्शन हो गया। इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक, स्टैटिक की वर्ड है। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना सी शार्प में जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं स्टैटिक को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने ये जहन में रखना है कि जो स्टैटिक है इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी क्लास को, आमतौर पे क्या होता है, हम क्लास को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट डॉट उस क्लास के जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो कॉल किए जाते हैं। बट अगर आप लोग क्लास को बिना उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उस क्लास के मेथड, उस क्लास के मेंबर कॉल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कैसे? आपको स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या भला, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, क्लास का नेम है, और ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि ये मैंने अरे क्रिएट किया। बट क्लास, यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा पैरामीटर तो पास कर नहीं रहे, लेकिन फिर ये आर्गुमेंट क्यों लिया? आमतौर पे हम फंक्शन में आर्गुमेंट तब यूज करते हैं जब हमने एज रेफरेंस कोई चीज पास आउट करनी हो। तो सी शार्प के सिंटैक्स का पार्ट है, वो कहता है कि अगर आपने इस मेन फंक्शन को कुछ पास करना है या नहीं करना है, हर हाल में आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मेन फंक्शन में आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आपने कुछ रेफरेंस के तौर पे कुछ पास आउट करवाना है या चाहे नहीं करवाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंटैक्स का पार्ट है, और सिंटैक्स को हम लोग जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। इसको ऐसे ही अपने गले की माला बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्लास सिंटैक्स था सी शार्प का, और ये हमने क्या किया, हेलो वर्ड प्रिंट कर लिया। बाकी ये मैंने समझाने के लिए कंसाइज किया था। फिर से वापस जो चीज़ें मैंने रिमूव की थी ना, मैं वो वापस लेके आ रहा हूँ, ताकि हम लोग प्रॉपर जो है ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। ठीक है जी, जो चीज़ें मैंने रिमूव की थी मैं वापस ले आया, वो जस्ट समझाने के लिए रिमूव की थी कि भाई उसके बिना भी जो सी शार्प का कोड चल जाता है। ठीक है, बाकी चूंकि फ्रेमवर्क ने हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, कुछ अता की हुई हैं, हम इनको साथ साथ एंजॉय करेंगे। सी शार्प का सिंटैक्स समझने के बाद अब हम बात करते हैं क्लास सी शार्प आउटपुट की। सी शार्प की आउटपुट के लिए हम लोग कंसोल डॉट राइट भी यूज़ कर सकते हैं, और कंसोल डॉट राइट लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं। इसी लाइन को गाइस मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे गाइस लिखता हूँ 9+8। बट आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ऊपर कंसोल डॉट राइट पे मैंने हेलो लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स में, नीचे कंसोल डॉट राइट पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, बट ये इंटीजर वैल्यू है। तो आपको पता है इंटीजर के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स या डबल कोट यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ F5 से। तो आप नोट कर रहे हैं कि हेलो के बिल्कुल ही साथ 17 लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, बट गाइस अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करता हूँ, अब आपको क्या मिलेगी, ब्रेक, लाइन ब्रेक हुई मिलेगी। ठीक है जी, राइट, ये देखिए ऊपर हेलो लिखा नजर आ रहा है और नीचे 17। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सी शार्प की आउटपुट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी शार्प कमेंट्स का। तो गाइस कमेंट्स के भी टू टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपने सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना तो उसका क्या मेथड है, जस्ट आप /2 टाइम लिखें, /2 टाइम जस्ट, तो इट्स मीन कि ये लाइन अब कमेंट हो चुकी है। लाइन को कमेंट करने का मतलब ये है कि ये लाइन मेरे कोड में तो रहेगी, बट कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर करेगा, वो इसे ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन को कमेंट करने का ये मेथड है। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट करें, तो इस तरह क्लास आपने लेना /स्टैरिक और अगेन स्टैरिक, और यहाँ पे आप लोगों ने अगेन वही /। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मैंने एक लाइन को नहीं, 2 लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दिया। इसी तरह गाइस आप लोग 2 क्या, आप लोग 10
से 15 तक कितनी भी लाइनों को आप लोग इस तरह कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट का ये मेथड है, सिंगल लाइन कमेंट का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो में वैसे आसान मेथड भी है, अगर आप लोग इस अजियत से नहीं गुजरना चाहते तो जितने लाइन ऑफ कोड को आप लोगों ने गाइस कमेंट आउट करना है तो उनको कर लें सिलेक्ट। ठीक है, अब लाइन को सिलेक्ट करने के भी दो मेथड है। एक तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है 13 14 जो भी नंबर्स दिए हुए हैं लाइंस के, आप इन पे जस्ट क्लिक कर लें तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कर लें तो ये भी लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है? ऊपर आए टूल बार में तो यहाँ पे आपको ना ये देखिए अनकमेंट करने के लिए ये है और कमेंट करने के लिए ये बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कमेंट्स हो चुके हैं। इसके अलावा और मेथड भी है, आप लोगों ने अगर कीबोर्ड की मदद से कमेंट करना है तो कंट्रोल के प्लस कंट्रोल सी, ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अनकमेंट का क्या मेथड है, कंट्रोल के प्लस कंट्रोल यू। अब ये लाइन अनकमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है सी शार्प वेरिएबल प्लस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ सी शार्प की डेटा टाइप लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाइट, बाइट के बाद आप इंट ले सकते हैं या लॉन्ग। नेक्स्ट नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं फ्लोट या डबल, करेक्टर या स्ट्रिंग, लास्ट पे गाइस बूलियन। तो इनको ना मैं जस्ट क्या करता हूँ यहाँ से ना कमेंट करता हूँ। ये बात जस्ट गाइस आपको समझाने के लिए थी, क्या इस चीज़ पे नोट कीजिएगा, हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स होती है ना इनको हम लोग प्रीमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं, इसलिए कि ये बिल्ट इन है। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हम लोग प्रीमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा हुआ है बाइट, बाइट के बाद इंट और इंट के बाद लॉन्ग। ये तीनों बेसिकली है इंटीजर टाइपिंग है, यानी कि इन तीनों ने इंटीजर डाटा ही स्टोर करना है। बट फर्क क्या होगा, बाइट 2 बाइट्स की होती है, यानी कि ये रैम के अंदर 2 बाइट की स्पेस लेती है एक वेरिएबल को स्टोर करने में। इंट लेती है 4 बाइट की स्पेस, लॉन्ग लेती है 8 बाइट की स्पेस। इसी तरह फ्लोट भी 4 बाइट की लेती है, डबल 8 बाइट की लेती है। करेक्टर हमारे पास 2 बाइट का होता है, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जितने करेक्टर होंगे ना पर करेक्टर 2 बाइट का आपने उसी हिसाब से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है अली, तो अली में कितने करेक्टर होते हैं 3, तो इट्स मीन कि जो अली है वो 6 बाइट की स्पेस लेगा रैम में। बूल जो है ना बूलियन, ये हमारे पास 1 बाइट की स्पेस लेती है रैम में। ठीक है, तो अब आपको अच्छा अब फर्क क्या होगा कि जो बूलियन है ना इसमें जस्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है और कुछ नहीं आ सकता। करेक्टर में आपको पता है क्या आ सकता है, जस्ट और जस्ट अल्फाबेट्स आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरह गाइस आपको पता है फ्लोट और डबल में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो आ सकती हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज भी। बट अगर मैं एक कैटेगरीज बनाऊँ ना इनकी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कैटेगरी है। किस लिहाज से, डिजिट के लिहाज से, चाहे बाइट हो, इंट हो, लॉन्ग हो, फ्लोट हो या डबल हो, आने तो है क्या, डिजिट्स आने हैं। एक कैटेगरी हम ये बना सकते हैं, फर्दर एक कैटेगरी हम बना सकते हैं करेक्टर और स्ट्रिंग की, चाहे यार जो भी हो, करेक्टर है या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ करेक्टर को, बट है तो अल्फाबेट ही ना। और तीसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं किसकी, बूलियन की, ट्रू या फॉल्स की। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स है इनकी 3 कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी कि भाई चाहे फ्लोट है चाहे इंट है, आने तो डिजिट्स ही हैं। एक कैटेगरी होगी करेक्टर और स्ट्रिंग वाली, और एक कैटेगरी होगी बूलियन की। ये आपने जहन में रखना है, अभी हम यूज करेंगे इस चीज को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर हम ले लेते हैं इंट, इंट हम लोग कहते थे जी एज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज स्टोर करूँगा। तो मैं कर लेता हूँ 22। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बल्कि इससे ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम ले लेते हैं नेम, और नेम आपको पता है हम इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग भी हो गया हमारे पास, इंट भी हो गया। ठीक है, चले अगर हम करेक्टर लेना चाहते हैं, करेक्टर का क्या तरीका, करेक्टर आप ले लें ग्रेट
और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ए। अच्छा अगेन क्लास याद रहे, ये जो हमारे पास है ना सी शार्प, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इनके केस सेंसिटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है, आप लोग जब अपने क्रीडेंशियल्स, जो भी आपका ईमेल और पासवर्ड होता है, तो उसमें अगर आप लोग नोट करें ना, तो ईमेल आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती, बट आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। ईमेल के अंदर अगर आप लोग लिख लेते हैं ना, मतलब कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल, तो चलता है, बट पासवर्ड में ऐसा नहीं चलता। वहां पे हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है, यानी कि पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है। तो सी शार्प ओवरऑल लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम ले लेते हैं जी बूलियन। बूल हम कह लेते हैं इज प्रेजेंट, ISP से मुराद क्या है, इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इज प्रेजेंट में कर देता हूँ ट्रू, ठीक है जी। आप लोग देख रहे हैं किस तरह हमने जो है ना ये डेटा टाइप्स लिए हैं, नेम, एज, ग्रेड और ये चीज। चलें जी, अब हम लेते हैं यहाँ पे कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। अच्छा गाइस आपने नोट करना है, नेम पे जो है ना ये नीचे रेड लाइन नहीं आ रही बट एज पे आ रही है। उसकी रीजन ये है कि नेम को अब मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे वो जो रेड लाइन है ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। किस बात की, वो कह रहा है कि भैया आपने एज को डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है, बट आपने एज कहीं यूज नहीं किया। तो मैं उससे बोलता हूँ कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन एक कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एज, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेड, और गाइस यहाँ पे हम लोग लेते हैं, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जुबैर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एज आ रही है, ग्रेड आ रहा है, और यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, ठीक है। फर्दर जो ये थे ना, इसको हम फिलहाल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अच्छा गाइस एक बात का ख्याल है, यहाँ पे ना अब मैं ट्राई करता हूँ फ्लोट की। फ्लोट में हम लोग ना फर्क देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोट चलें, फ्लोट कर देते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। मैं PEIR का साइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूज करता हूँ 22.9, बट फ्लोट में आपने ख्याल रखना है जब हम लोग फ्लोट यूज करेंगे ना, तो इसके साथ F ये लिखना जरूरी है। अदरवाइज आपका जो है ना फ्लोट वेरिएबल वो डिफाइन नहीं होगा, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी ना एक डिफरेंट चीज थी, वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। अब यहाँ पे मैं एज की बजाय क्या यूज करूंगा, PI यहाँ, ठीक है। देखते हैं जी, तो आप लोग देख रहे हैं 22.9 यहाँ पे वैल्यू मुझे नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारा ये जो टॉपिक ये कवर नहीं हुआ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग, फ्लोट, करैक्टर, बुल, मैं तो तंग आ गया हूँ इससे, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम को यहाँ से रिमूव करके VAR यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं अगेन से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं एज इट इज चीजें मुझे मेंशन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक दफा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना नाम चेंज कर लेते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ, अब जुबैर अहमद हो गया। अच्छा क्लास एक बात का आपने ख्याल रखना है, सी शार्प का ना ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, इसको मैं अभी हाईलाइट कर दूँ। सम टाइम हमारे कोड में अगर प्रॉब्लम हो ना, कोई मसला मसाइल चल रहा हो, तो सी शार्प क्या करता है, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है बट प्रीवियस आउटपुट के साथ। हमें लग रहा होता है कि प्रोग्राम परफेक्टली नॉर्मली चल रहा है, बट वो चल नहीं रहा होता, वो प्रीवियस आउटपुट आपको शो, जैसे मैंने अभी नाम चेंज किया इसलिए कि मैं चेक करूं क्या वो वैल्यू अपडेट कर रहा है। तो सम टाइम आपको डाउट हो ना, तो अपने वैल्यू को अपडेट करके, अगर तो वो वैल्यू अपडेट करेगा ना, तो इट्स मीन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर वो आपकी वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपके कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जब कोई प्रॉब्लम हो तो आपने नीचे फौरन
ये एरर विंडो है, नीचे जहाँ पे ये जो मेरा ना माउस, ये एरर विंडो है, यहाँ पे वो एरर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो आपने रीड करके फौरन से उसको बाहर निकाल देना। थोड़ा सा ना गाइस हम मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं, अपनी आउटपुट को इम्प्रूव करते हैं। आउटपुट को इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, ये देखें जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और आर एन नेम, और ये मेरी आउटपुट मुझे खूबसूरत नहीं लग रही। ठीक है, इसको प्रॉपर हमने यूँ कह लें कि डॉक्यूमेंट नहीं किया, इस पे हमने टैग नहीं लगाए, तो बेहतर है कि आउटपुट थोड़ी सी ना खूबसूरत अंदाज में होनी चाहिए। उसका क्या तरीका है, आप लोग गैस यहाँ पे मेंशन करें इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या, या माय नेम इज, ठीक है, माय नेम इज ऐसे। और अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये दो स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसके लिए कनकैटिनेट का साइन यूज करते हैं, जिसको हम प्लस का साइन कहते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। देखें, माय नेम इज जुबैर अहमद, ठीक है, माय नेम इज जुबैर अहमद। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही है। इसी तरह आप इसी चीज को यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना, माय एज। एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कितनी जबरदस्त आउटपुट मुझे अब नजर आ रही है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो आउटपुट है ना वो इस लिहाज से आपने प्रेजेंट करनी है। ठीक है, कनकैटिनेट का मैंने आपको बताना था वो बता दिया। गुजरते गुजरते क्लास एक चीज और देख लें, अगर मैं क्लास इस वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ, ठीक है, बट याद रहे जो कांस्टेंट है ना, ये हम लोग वी ए आर के साथ नहीं ले सकते। वैसे तो जो वी ए आर है ये खुद ही क्या करता है, डाटा टाइप को डिटेक्ट कर लेता है, वो समझ आता है कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ठीक है, ये करेक्टर है और ये बूलियन है। बट जब मैंने कांस्टेंट यूज करना है तो इसके लिए हमें डाटा टाइप बताना पड़ेगा, तब ये वी ए आर के साथ काम नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, गाइस मैंने क्या किया बेसिकली, ग्रेड जो होता है ना इसको मैंने क्या एज कांस्टेंट ले लिया। अब अगर मैं इसी ग्रेड को बी करता हूँ, देखते हैं क्या इशू पेश आता है जी। तो गाइस वो मुझे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपने ऊपर जो ग्रेड एज कांस्टेंट लिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्यों बोला, क्योंकि मैंने अब कांस्टेंट लिया। बट अगर मैं इस कॉन्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ तो अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। हुआ क्या था, इस लाइन पे मैंने एक लिया कैरेक्टर, डाटा टाइप उसका नाम रखा ग्रेड, और मैंने ग्रेड क्या दे दिया ए। इससे ही नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, मैंने ग्रेड को बी के इक्वल कर। अब इसके बाद इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर ग्रेड में तस्वुर करेगा बी, वो ए को भूल जाएगा। बट जैसे ही हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड या कांस्टेंट लेते हैं तो उसके वैल्यू को ओवरराइट नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना कॉन्स्ट के जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। कांस्टेंट को ओवरराइट नहीं किया जा सकता, अगर करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो ये गुजरते गुजरते हम लोगों ने कांस्टेंट को भी समझ लिया। Guys, अब हमारे पास थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब कि आपने एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, स्विच करना। अब इसके हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से मुराद कि आप लोग स्मॉल डाटा टाइप से लार्ज डाटा टाइप की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से मुराद आप लार्ज से स्मॉल की तरफ आ रहे हैं। आई होप अभी तक आपको बिल्कुल ही समझ आई होगी कि स्मॉल और लार्ज का क्या मतलब है। भला अभी बताता हूँ। हमने बात की थी कि जो करेक्टर है ना CHAR, ये क्या करता है, रैम के अंदर 2 बाइट की स्पेस लेता है। करेक्टर 2 बाइट की स्पेस लेता है, और इंट कितने बाइट की लेता है, 4 बाइट की। ठीक है गाइस, तो इट्स मीन हम लोग करेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है स्मॉल से लार्ज की तरफ, यानी कि इसका एक मतलब तो ये है कि हम लोग देखेंगे कि ये डाटा टाइप रैम के अंदर कितने बाइट स्पेस ले रही है, रैम के अंदर कितने इंडेक्स ये फिलअप कर रही है। तो करेक्टर को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली का दूसरा मतलब भी है, वो क्या भला, इम्प्लिसिट का मतलब
कि ऐसी डाटा टाइप जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट की जा सके, ऑटोमेटिकली बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी फोर्स के जो कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम इम्प्लीसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी वाली डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है। और बाकी ये जो है ना हायरार्की आपने जहन में रखनी है। इम्प्लीसिट से मुराद ऐसी टाइप कास्टिंग कि जिसको हम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकें। तो ये ऊपर मैंने आपको फर्दर बता दिया। क्या आप लोग करेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या करेक्टर को भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लॉन्ग को फ्लोट में और इंट को भी फ्लोट में और करेक्टर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लोट को आप लोग डबल में। आप लोग अगर देखें ना, तो मैंने शुरू में भी आपकी ये बात बताई थी, ये दोनों फ्लोट फैमिली से हैं और ये दोनों किस फैमिली से हैं, ये दोनों इंट फैमिली से हैं और ये करेक्टर अल्फाबेट फैमिली से हैं। तो ये सारी की सारी इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑटोमेटिकली, अब ये मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इनके करेक्टर को आप लोग इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में, फ्लोट को डबल में, या आप लोग चाहे तो डायरेक्ट करेक्टर को लॉन्ग में, या डायरेक्ट इंट को फ्लोट में, या डायरेक्ट अपना लॉन्ग को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको गाइस हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। बट ये जो लाइन है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की है। क्या मतलब, वो कहता है भाई डबल को फ्लोट में, अब देखे ना डबल 8 बाइट स्पेस लेते हैं और फ्लोट 4 बाइट, तो अब मैं बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ आ रहा हूँ। वो कहता है भाई बड़ी से स्मॉल यानी कि लार्ज से स्मॉल की तरफ आना इतना आसान नहीं होगा, हमें फोर्स पुट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, ये मैनुअल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये मैनुअल होगा। मैनुअल से मुराद एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस चीज़ की। ठीक है, तो जैसे इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं कि हम लोग लार्ज से अब स्मॉल की तरफ मूव करें। चले एक दो एग्जांपल करें, फिर आपको क्लैरिटी होगी। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, देख लेता हूँ करेक्टर तो गाइस इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग की पहली एग्जांपल देखिए। मैंने करेक्टर लिया जी और जी को मैंने वैल्यू दी ए, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। इसी तरह मैंने एक डाटा टाइप ली इंट की और वेरिएबल लिया आई, और मैंने आई में वाला क्या स्टोर करवाया जी। तो आप लोग नोट कर रहे हैं जी किस चीज़ की, वो तो करेक्टर है और आई इंट है। तो करेक्टर को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो लाइन ऑफ कोड को ना ध्यान से देखें, ये करेक्टर है, ये इंट है। तो इंट को मैंने इनिशियलाइज किससे करवाया, करेक्टर से। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन, ऊपर मैंने लिया करेक्टर, नीचे मैंने लिया इंटीजर। अब होगा क्या, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मेंशन होगा ए, बट यहाँ पे क्या मेंशन होगा, यहाँ पे ये जो है ना जी, और जी में क्या स्टोर है ए का जो आस्क के कोड होगा ना, जो उसकी इंट वैल्यू होगी वो प्रेजेंट हो। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ऊपर ए आ रहा है और नीचे 97 आ रहा है। तो आस्क की टेबल अगर आप लोग गूगल से सर्च करें ना, आपको मिल सकता है। आस्क की टेबल वो वाला टेबल होता है कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक्चुअल वो कन्वर्ट कर दी जाती है कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं वो प्रॉपर टेबल बना हुआ है। तो ये देखें सिंपली टाइप कास्टिंग। इसके अलावा चले ये थोड़ी सी मुश्किल थी, आसान वाली करते हैं। ऊपर मैं लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट एज 22, बट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग ए, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ एज के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट करवाता हूँ एज को, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ ए को। तो ये भी इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग है, इसको भी चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ऊपर भी 22 नीचे भी 22 नजर आ रहा है, यानी कि इंट थी स्मॉल डेटा टाइप, लॉन्ग थी लार्ज डेटा टाइप। इंट लेती है 4 बाइट, लॉन्ग लेती है 8 बाइट। उसके बाद गाइस हमने एज को इक्वल कर दिया ए के, तो एट द एंड मैंने क्या किया, मैंने एज को भी डिस्प्ले करवा दिया ए को भी। तो ये भी इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग है, सिंपल हमने इंट को कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग में।
अब क्या करते हैं, इंट को जरा कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में। अब चेक करते हैं जी, देखिए गाइस इंट जो है ना फ्लोट में भी कन्वर्ट हो रहा है। वैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 23 की, अब देखते हैं तो यहाँ पे 23 हो रही है। तो इसका मतलब है कि इंट जो है ना आसानी के साथ फ्लोट में भी कन्वर्ट हो रहा है। करैक्टर को भी हमने इंट में कन्वर्ट करके देख लिया। ये सारी की सारी अभी तक जो हमने एग्जांपल ली है, ये किस चीज़ के लिए? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए। ये देखें ऑटोमेटिक हो रही है, सिंपल ऑटोमेटिक, आप इक्वल करते हैं और वो कन्वर्ट हो रही है। बट अब मैं करता हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं फटाफट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि आप लोगों ने बड़ी से छोटी की तरफ आना है। तो यहां मैं लेता हूं लॉन्ग, लॉन्ग एज मैंने ली 23, चलो इसको 24 करते हैं। और यहाँ पे जो नीचे मैं लेता हूँ इंट, इंट ए इक्वल टू ए। तो अब देखते हैं क्या ये टाइप कास्टिंग होगी? हरगिज नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे एरर क्रिएट हो चुका है। वैसे भी अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा ना तो ये मुझे 24 नहीं, प्रीवियस आउटपुट दिखाएगा, जो प्रीवियस हमारे पास 23 थी। जी देखें 23 दिखा रहा है, यानी कि ये प्रीवियस आउटपुट। और मैंने आपको बताया था कि जो सी शार्प के कंपाइलर का ये इशू है कि ये जब कंसोल विंडो को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रीवियस आउटपुट दिखाएगा। हालांकि हमारी रिसेंट क्या 24 की, और यहाँ पे ये एरर भी दिखा रहा है। ये देखें इस चीज को देखें, वो कहता है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट। तो उसने बता दिया कि भाई आप लोग लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इस एरर को गौर से देखिएगा। ठीक है ठीक है। तो गाइस ये थी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के, इसको हम लोग आसानी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। किस चीज की? मुझे इसके साथ लेनी पड़ेगी पैरेंथेसिस, और गाइस यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट। बस अब हो गया काम। इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब ये बिल्कुल जो है ना लेटेस्ट वैल्यू 24 वाली मुझे प्रेजेंट करेगा। ये देखें 24 आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू मजीद चेंज कर देता हूँ 26 कर देता हूँ, तो अब ये मुझे लेटेस्ट वैल्यू, ये देखें 26। तो आपको समझ आ गई, इम्प्लिसिट में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है, एक्सप्लिसिट में मुझे ये चीज साथ जो है ना जिसमें आपने कन्वर्ट करना, अभी मैंने इंट में करना था ना तो मैंने साथ इंट बता दिया। तो आपको अब ये नीचे इस लाइन पे आपने गौर करना है, ये सारी की सारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। यानी कि डबल को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड के साथ, फ्लोट को लॉन्ग में, या डबल को डायरेक्ट आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डबल को करेक्टर में। किस मेथड के साथ? इस वाले मेथड के साथ। बाकी एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हर एग्जांपल नहीं की जा सकती, ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक तो ये मेथड है, एक और मेथड भी है, वो भला कौन सा? और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है गाइस। हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड मौजूद है जिनकी मदद से हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड कौन से, उन पर गौर करना है आप लोगों ने। बिल्ट इन मेथड क्या तरीका है? आप लोग ये जो है ना इस चीज को यहाँ से हटाएं, जस्ट क्या करें, यहाँ पे लिखें कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट। अब किस में कन्वर्ट करना आपने देखे, ये बहुत जबरदस्त चीज है। नीचे आपको हिंट मिल रहा है कि आपने टू इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टू बाइट में कन्वर्ट करना है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। नीचे देखें हर चीज आपको मेंशन हो रही है। तो मैं फिलहाल टू इंट आगे 32 भी है, 64 भी है, ठीक है, साइज के लिहाज से है। किसको कन्वर्ट करना है? एज को, और सेमीकोलन। तो ये गाइस बिल्ट इन मेथड, और ये सबसे कमाल का मेथड है। अब ट्राई करते हैं। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 29, तो देखिएगा लेटेस्ट वैल्यू वो कन्वर्ट करके मुझे देगा। ये देखिए 29। टाइप कास्टिंग का ये दूसरा मेथड है। एक वो मेथड था, एक ये मेथड है। लास्ट और मजे की बात गाइस, ये जो बिल्ट इन मेथड अभी मैंने यूज किया है, कन्वर्ट डॉट टू इंट, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू बाइट, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर, ये आप लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने तमाम के तमाम मेथड को डिस्कस कर लिया टाइप कास्टिंग के। आई नो कि हल्की फुल्की एम्बिगुइटी रह चुकी होगी, सो इसको अभी क्लियर कर लेंगे। एक एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल ये है
प्रॉब्लम ये है कि उसको भी हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग टाइप कास्टिंग को अच्छे से समझ जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आपने दो वेरिएबल लेने हैं, देन यूजर से वैल्यू लेंगे, हम लोग यूजर से इनपुट करवाएंगे और उनको सम करवा के हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, दो इंटीजर लेंगे यूजर से, उनको सम करवा के जस्ट क्या करेंगे गाइस, डिस्प्ले करवा देंगे। चलें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सारी की सारी जो कोडिंग है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट का खेल हम लोग देख चुके हैं। इसके लिए गाइस मैं 2 से 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट n1 n2 सम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n1 भी यूजर से लेंगे, n2 भी यूजर से लेंगे, बट जो भी यूजर ये दो नंबर एंटर करेगा उनको हम क्या करेंगे, सम करवा के डिस्प्ले करवा देंगे। जस्ट ये हमारा टास्क है। तो फर्दर सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा यूजर से इनपुट लेने का क्या मेथड है गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कर सकते हैं n1 इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके गाइस, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट टाइप, इंटीजर टाइप के, इंट n1 कॉमा n2 सम। ठीक है जी, n1 में यूजर को वैल्यू एंटर करेगा, n2 में भी एंटर करेगा, और सम एट द एंड हम सम करके डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर ए नंबर। ठीक है जी, और यूजर से नंबर हम किस वेरिएबल में लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं n1 में। इसका क्या मेथड है, आप करें n1 इक्वल टू, ठीक है जी, कंसोल डॉट रीड लाइन। यूजर से वैल्यू लेने का मेथड गाइस रीड लाइन है। ठीक है जी, बट यहाँ पे अब एक इशू है। वो क्या इशू है, इस चीज को अपने ध्यान से पकड़ना। सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट हर वैल्यू स्ट्रिंग होती है, ये बात पकड़ लें। सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे हम लोग मार्केट से मोबाइल परचेज करते हैं ना, तो उसकी एक डिफॉल्ट टोन होती है एसएमएस कॉल के लिए भी। तो वो चीज़ जो ऑटोमेटिक पहले से ही जो चीज़ सेट हो उसे हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज़ पहले से ही सेट थी। अच्छा, जब यूजर बेशक 3 एंटर करेगा, 4 कोई भी डिजिट एंटर करेगा, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ n1 में, तो वो कहेगा भाई ये इम्प्लीसिटली नई टाइप कास्टिंग होगी। इसके लिए बिल्ट इन मेथड मौजूद है। वो कहता है आप क्या करें, डायरेक्ट जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी, कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो मैंने कन्वर्ट करना है टू इंट में। ठीक है जी, ठीक है, टू इंट में हम लोग इसे कर लेते हैं जी, कन्वर्ट कर लेते हैं। जस्ट बात खत्म हो गई। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको ना कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले डिस्प्ले करते हैं, ताकि पता चले कि भाई हमने जो किया वो ठीक भी किया या गलत किया। अब मैं n1 को डिस्प्ले करवाता हूँ, चेक करते हैं कि क्या सोचते हैं इसकी। ठीक है, वो यूजर से बोल रहा है एंटर ए नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर एंटर करता है 45, तो नीचे देखें 45 ही डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यूजर से बोल रहा है एंटर ए नंबर, यूजर एंटर करता है 58, अब 58 ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब ये था कि अभी जो मैंने आपको बात समझाई कि सी शार्प के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। इसीलिए मैंने कन्वर्ट डॉट टू इंट लगाया कि भाई यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो तो स्ट्रिंग होगी ना, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो इंट में। तो वो जो कन्वर्ट करो वो किसको दे दो, n1 को, और n1 को मैंने फर्दर डिस्प्ले करवा दिया। यही प्रोग्रामिंग है। अगेन आपको मौका मिला, इसको मिस ना कीजिएगा प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। फर्दर इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। अब मैंने किसके लिए पेस्ट किया, n2 के लिए। ओके गाइस, फर्दर अब मैं क्या करता हूँ, सम लेते हैं। ठीक है, सम को हम लोग कर देते हैं किस चीज पे, n1, n1
प्लस N2 और कंसोल डॉट राइट टाइम में सम ले लेते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। एंटर है नंबर, मैं 34 एंटर करता हूँ। अच्छा जी, एक सेकंड रुकें गाइस, इस लाइन को ना इसके बाद भी लेके आते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। चलिए, एंटर नंबर 32 एंटर करता हूँ, अगेन वो एंटर नंबर 12 एंटर करता हूँ, तो आंसर क्या आ गया 44। क्या 44 ही बनता था? यस 44 ही बनता है। आप लोग यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा ना इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं कंकैटिनेट के साथ। सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एंटर नंबर 3 एंटर करें, अगेन नंबर एंटर करें 12 और सम ऑफ टू नंबर 15 यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ये टाइप कास्टिंग समझाने का यही पर्पस था कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हम जो है ना एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो गैस ये थी हमारी सी शार्प बेसिक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ और ये नोट्स मैंने जेसी यूनिवर्सिटी से गेट किए हैं। अच्छा तो गैस ये एग्जांपल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो है ना पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, ये मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए वो कह रहा है एडिंग बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको पता है बटन और टेक्स्ट बॉक्स ये आपको कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं विंडो फार्म पे। तो एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लें विंडो फार्म, जल्दी से इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि आपकी जो तकलीफ है ना काफ़ी हद तक दूर हो सके। तो गाइस विंडो फार्म आपके सामने ओपन हो चुका है। अब अगेन स्टेटमेंट को रेडी करें, वो कह रहा है एडिंग बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स। आपको पता है हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टूल बॉक्स है, यहाँ से क्या लेना है बटन। ओके मैंने बटन ले लिया। फर्दर क्या बोल रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये ले मैंने टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है चेंजिंग प्रॉपर्टीज। अब क्या करना है जी, प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। उसके लिए क्या, हम लोग अगर मतलब राइट क्लिक करना है इस बटन पे, बटन पे राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज, तो ये देखें इस बटन के प्रॉपर्टीज मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, आपको पता है हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब अगर तो उसने मेंशन किया है ना आपको कि आपने प्रॉपर्टीज पे जाके कलर चेंज करना है तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट कलर पे जाएंगे। बट अगर उसने मेंशन नहीं किया तो आप रैंडमली कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट चेंज कर दें, फॉन्ट चेंज कर दें, ये आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस तरह आप इधर जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको मैं इससे पहले वीडियो बना के दे चुका हूँ, विंडो फॉर्म की डिटेल वीडियो है, वहां से हमने ये बात सीखी है कैसे टेक्स्ट चेंज करना है, कैसे कलर चेंज करना है। अभी फिलहाल मेरा जस्ट फोकस है इस एग्जांपल को समझाना आपको, ठीक है। अब जरा नीचे अगर आप नोट करेंगे ना तो एडिंग ए बटन उसने क्या बोला, उसने बोला क्रिएट सिंपल विंडो फॉर्म। हमने भी सबसे पहले विंडो फॉर्म ही क्रिएट किया था। गो टू टूल बॉक्स, तो मैंने आपको ऐसे ही बोला था कि आपने जो जो स्टेप परफॉर्म करने हैं ना यहाँ पे वही आपने पेपर में लिखना है। तो ये आपको एग्जांपल है जो कि जीसी से मैंने लिया, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे इन्होंने इस एग्जांपल को सॉल्व किया। गो टू टूल बॉक्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप बटन, तो यही काम हमने अब किया। यानी कि जो अब जरूरी नहीं है कि आपने सेम यही लैंग्वेज यूज करनी है, बट आप जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे आपको विंडो फार्म की डिटेल वीडियो मिली है उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, एडिंग बटन एंड टेक्स्ट, तो आपने बिल्कुल उन स्टेप्स को आपने लिख देना कि भाई सबसे पहले हमने विंडो फार्म एप्लीकेशन क्रिएट की, फिर हम टूल बॉक्स में गए, देन वहां से जी हमने बटन को और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। जस्ट नीचे आई प्रॉपर्टीज, उसने बोला चेंजिंग प्रॉपर्टीज, उसने ये नहीं बोला कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। तो रैंडमली आप कोई भी कर सकते हैं। हाँ अगर वो कंडीशन लगा दे तो फिर आपने उस कंडीशन का नाम ले लेना और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिलेक्ट बटन टेक्स्ट बॉक्स एंड गो ऑन बटन राइट कॉर्नर एंड चेंज इट्स नेम कलर फॉन्ट etc, ठीक है। आप लोग भी कह सकते हैं, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जी गो ऑन बॉटम
राइट साइड। तो देयर इज प्रॉपर्टीज विंडो दिस एंड दैट, अब कुछ भी ये स्टेप्स आपने अपने अल्फाज में ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लें, सिंपल, आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं किस तरह जो जो स्टेप परफॉर्म किया वो आपने बता देने हैं। नेक्स्ट जो चीज थोड़ी सी हटके है, इस चीज पे जरा गौर करें, वो कह रहे हैं राइट फंक्शन ऑफ सिंपल मल्टीप्लाई बिहाइंड बटन आल्सो चेंज डाटा टाइप। ये थोड़ी सी चीज काम की है, इसको आपने देखना है। अभी जो मैंने सी शार्प में प्रोग्रामिंग करवाई है ना, वो यहाँ पे अब यूज होगी। आप लोग एक और टेक्स्ट बुक्स ले लें यहाँ पे, क्यों ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। एक और मैंने टेक्स्ट बुक्स ले लिया, दो टेक्स्ट बुक्स ले लिए, और नीचे ये मेरे पास एक बटन है। इस टेक्स्ट बॉक्स पे हम लोग डबल क्लिक करें। अच्छा, अब होगा क्या, इस चीज को पहले समझे। जो उसने बोला ना, आपका पहला काम क्या, प्रॉब्लम को समझना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना नेक्स्ट काम है। और याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको प्रोग्राम मिले या इस तरह की कुछ स्टेटमेंट मिले, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको टाइम मिला 20 मिनट का, या चले आपको टाइम मिला 1 घंटे का, और ये एक क्वेश्चन है, हमेशा 55 मिनट्स, 55 मिनट्स यानी कि 55 मिनट्स आपने सोचने पे लगाने हैं, 5 मिनट में आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। यानी कि 5 मिनट आपने लिखने पे लगाने हैं, 55 मिनट्स आपने सोचने पे लगाने हैं, फिर जाके आप एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकेंगे। ये वैसे एक ना जनरल रूल है प्रोग्रामिंग का, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग मार इसलिए खाते हैं कि स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती और उसका सोल्यूशन लिखने बैठ जाते हैं, और उससे क्या होता है, वक्त का ज़्यादा होता है। हम लोग लिखते हैं, फिर याद आता है ओहो नहीं, ये चीज़ तो ऐसे थी नहीं, मैंने ऐसे करनी थी, फिर हम लोग उसको रिमूव करते हैं। एक तो जो है ना, पेपर भी गंदा हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है, अगर आपको 20 मिनट मिले हैं तो 15 मिनट आपने सोचना है, 5 मिनट में आपने लिखना शुरू करना है। यानी कि बात बताने का मकसद कि पहले अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझ आना। तो मैंने इसका आंसर अभी रीड नहीं किया, बट मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, राइट फंक्शन ऑफ सिंपल मल्टीप्लाई बिहाइंड बटन, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करना, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, एक वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने दो टेक्स्ट बुक्स ले ली है, क्योंकि मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ आ गई है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें ना, इस चीज को, आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये और एक ये। यूजर एक नंबर एंटर करेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन बटन 1 पे जब वो क्लिक करे ना, चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी मल्टीप्लाई। तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एक मैसेज बॉक्स ओपन हो और दोनों वैल्यूज जो है ना मल्टीप्लाई होके सामने आ जाए। चलें इस चीज को हम ट्राई करते हैं। आप लोग चाहें तो लेबल भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। बटन का जो ना टेक्स्ट मैं बता चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। बटन 1 की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। डबल क्लिक करें किस पे, इस बटन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है गाइस, प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम क्या लिखना है, इस बात को आप लोग फिर अगेन ध्यान से पकड़िएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ये है और एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ये है। पहली वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर करेगा, नेक्स्ट वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर करेगा। अगर मैं डबल क्लिक करूं तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 को ऊपर कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करो, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। और आपको पता है गाइस, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा एंटर होता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा एंटर होता है आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। पिछली वीडियो में ये चीज देख भी चुके हैं हम लोग। बटन पे डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस चीज को अपने ध्यान से पकड़ना। एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट n1 के नाम से, ठीक है जी, ले लिया। तो n1 किसके बराबर होना चाहिए, अभी जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, डॉट टेक्स्ट के, एक सेकेंड, डॉट टेक्स्ट के बराबर होना चाहिए। बट अभी अभी हमने एक बात की थी, क्या बोला हमने, कहा था कि सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट
स्ट्रिंग होती है, और यहाँ पे क्या है इंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ से करें कट, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात बताना जरूरी थी आपको। कन्वर्ट डॉट किस में, टू इंट में। और यहाँ पे अब आप वो चीज लिखें, ठीक है जी। इसी लाइन को अगेन कर लें गाइस कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। ओके गाइस, फर्दर यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे एक और लेना है इंट, किस नाम से, सम। और वो क्या करेगा, n1 प्लस n2। मैसेज बॉक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे गाइस मैं ट्राई करता हूँ लेने की किस चीज को, सम को। अच्छा गाइस, आप ये किस चीज का आ रहा है, इस चीज को भी ध्यान से देखिए। ये भी इंट हो गया, ये भी इंट, और ये सम भी इंट है। बट मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसमें जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, इंट नहीं आ सकती, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो में जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले हो सकते हैं, इंट नहीं हो सकती। इसलिए उसको सम से इतराज है, क्योंकि सम की डेटा टाइप क्या है, इंट। तो अगेन वही फंक्शन यूज करें, कन्वर्ट डॉट। अब मैंने किस में कन्वर्ट करना, टू स्ट्रिंग में, किसको, इंट को। और यहाँ पे लिख दें जी सम, ठीक है जी। बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुका है। अगेन इस चीज को देखें, टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो n1 के पास आ गई कन्वर्ट होने के बाद। टेक्स्ट बॉक्स टू में जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो n2 के पास आ गई, ठीक है। देन हमने इन दोनों को सम करके सम वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। जब हम मैसेज बॉक्स डॉट शो में आउटपुट डिस्प्ले करवाने लगे तो मसला ये पेश आया कि मैसेज बॉक्स डॉट शो जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, इंट वैल्यू नहीं लेता। तो मुझे अगेन, मतलब पहले स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया, फिर अगेन मैंने इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करवाना था तो आप कन्वर्ट ना करते, यानी कि पहले स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया फिर इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो उसकी रीजन ये है कि भाई अगर मैं स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट ना करता तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ही ना होता। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा इंट वैल्यू पे परफॉर्म किया जाता है। तो मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद सम को वैल्यू दी, उसके बाद सम को अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा फंडा था, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 25, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 15 मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो ऐड हो रहा है। ऐड क्यों हो रहा है भला, यहाँ पे मैंने प्लस का जो है ना वो यूज किया था। चलें अब ठीक हो गया, अगेन एक्सक्यूट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 25, यहाँ पे चलें 5 दे देते हैं मल्टीप्लाई, ये देखें 125, ठीक है। अगेन वैल्यू चेंज करता हूँ 58 करता हूँ, 4 करता हूँ, ये देखें वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगेन यहाँ पे हम करते हैं जी 89, और यहाँ पे अगेन 15 मल्टीप्लाई, वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब आपकी चूंकि ये असाइनमेंट होगी, वैसे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना तो ये बात ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे ना 3 बटन और ले लें, ऐड के लिए भी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो पूरा कैलकुलेटर डिज़ाइन करें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये किया, इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो भी मैंने काम किया है ना, ये आपने स्टेप वाइज लिख लेना, और प्रोग्रामिंग में आपने सिंपल ये जो है ना 4 लाइनें ऐड करनी है और कुछ नहीं, ये आपने पेपर में लिख देनी है अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। बाकी ऊपर ये जो प्राइवेट वाइड बटन 1 क्लिक, इन चीज़ों पे आपने नहीं जाना। और इसी तरह आपको मैं यहाँ पे ना एग्जांपल दिखाने का मकसद भी यही था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो पहले उसने बोला कि भाई एडिंग बटन, आपको पता चल गया कि भाई गो टू टूल बॉक्स, देन दिस एंड दैट, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रॉपर्टीज पे आपने जाना है, ये भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इतनी तो इंग्लिश आपकी भी है, बल्कि इतनी इससे भी बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट राइट फंक्शन ऑफ सिंपल मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई करवाना बिहाइंड बटन। आल्सो चेंज डेटा टाइप,
डेटा टाइप चेंज तो हमने ऑब्वियसली किया और वो करनी पड़ेगी, ये ना भी बोले फिर भी करनी पड़ेगी। नीचे आए तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये लाइन ऑफ कोड है, इसने अपना लिखा है जो उसको समझ आया, हमने अपने मुताबिक लिखा है। लकीर का फकीर नहीं होना, आपने जो एक दफा यहाँ पे परफॉर्म कर लिया ना, उसको दुनिया का कोई बंदा गलत नहीं कर सकता। जो चीज यहाँ पे चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। तो मुमकिन है उसने अपने नेम रखे हो, आप अपना नेम रखे, तो इन चीज़ों पे भी कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। ये हमने लाइन ऐड कर ली। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बता दी, और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको जो है ना यहाँ तक दिखा दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती जुलती, बहुत टफ नहीं आती, बस इस तरह की आती हैं, और उनका जो सोल्यूशन होगा वो आपने इस तरह लिखना होगा, ठीक है। वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया, और इसके लिए ज़रूरी था कि आपको सी शार्प आनी चाहिए। तो जो सी शार्प की बेसिक मैंने आपको बता दी, फर्दर जो वीडियो होगी उसमें हम सी शार्प की जो है ना क्लासेस वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।